है दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है हमारे एग्ज़ाम काउंटडाउन में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि बिहार दरोगा के जितने भी जो प्रीवियस पेपर है उसमें पहले पेपर को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पहला पेपर हम अगर देखा जाए तो इसका जो पहला पेपर हुआ था ये 6 दिसंबर 2020 को हुआ था। ठीक है, तो इस वाले एग्ज़ाम को हम बाद में देखेंगे। पहले हम जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं तो उस पैटर्न को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम पहला पेपर अब लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा ये 2025 में ही हुआ था 18 मई को। तो इस वाले एग्ज़ाम को हम देखते हैं चलेंगे। तो इसमें देखो एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसएससी के थ्रू, बिहार दरोगा और मद्य निषेध उत्पाद का हुआ था। ठीक है, तो इस वाले जो एग्ज़ाम जो हुआ था आपका, इसमें हम देखेंगे। तो पहला देखो, जो अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। तो इसमें पहला जैसे क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग की लंबाई कितनी है। अब देखो, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे रेल मार्ग से ज़्यादा जरूर क्वेश्चन रहता है। तो इसका आंसर देख लो, इसका आंसर है 9289 यानी कि 9289 किलोमीटर। और इसको थोड़ा हम डिटेल भी जानते चलेंगे, क्योंकि देखो पीवाईक्यू का मतलब ये होता है कि फटाफट चीज़ों को लगाना नहीं होता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिटेल भी जानना होता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो इसका हम डिटेल हम देख रहे हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि क्लियर दिखे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे यानी पूछा है कि इसमें जो दुनिया की सबसे रेलवे मार्ग लंबाई किसकी है, तो इसकी लंबाई है 9289 किलोमीटर। और ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई 9289 किलोमीटर है। ये रेलवे लाइन रूस के यूरोपीय भाग में स्थित है। ये कहाँ से कहाँ चलती है, तो ये मॉस्को से शुरू होकर और इसके एशिया वाले भाग के पूरी तट व्लादिवोस्तोक प्रशांत महासागर का तट तक जाती है। और यह मार्ग रूस के यूरोपीय भाग यूराल पर्वत और साइबेरिया सुदूर पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ता है। ठीक है, तो देखा आपने। तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये था कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई है 9289 किलोमीटर। और इस रेलवे की ये दुनिया की सबसे लंबी रेल माने कहाँ से कहाँ चलती है, तो ये चलती है मॉस्को से शुरू होकर एशिया के भाग के पूरी तट व्लादिवोस्तोक महासागर का अंत तक जाती है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है संयुक्त इटली का राजा 1861 में किसे घोषित किया गया। अब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन सुन लो। इसका ऑप्शन है पहला कि आपका विक्टर एमेनुएल, दूसरा है मैजिनी और तीसरा है काउंटर काबूल या चौथा है गैरिबाल्डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि इसका आंसर होगा विक्टर एमेनुएल, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा डिटेल हम देखते हैं। तो डिटेल में हमने देखा कि इसमें जो आपका पहले का आंसर है ए, 19वीं सदी के बीच से इटली के कई राज्यों में बटा हुआ था। और ये सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर एमेनुएल II ने एकीकरण का प्रयास किया, जिसमें प्रधानमंत्री कैबू ने उत्तरी इटली और क्रांतिकारी गिउसेप्पे गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली को जोड़ने में मदद की। गैरिबाल्डी ने अपने विजय अभियान का एमेनुएल द्वितीय को समर्पित किया। फलस्वरूप 1861 में विक्टर एमेनुएल का संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, फटाफट चीज़ों को देखते हैं। सतलुज नदी में मिला दुर्लभ निम्नलिखित में से क्या चीज़ है। तो ये क्या चीज़ है? हमारा तंतलम, यानी कि दुर्लभ जो चीज़ मिली है सतलुज नदी में, क्या चीज़ मिली है? करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको तो हम करंट की चीज़ों को देखते चलेंगे। ठीक है ना, तो इसमें आंसर होगा इसका सी। इसका आंसर होगा सी, धातु मिला है। तो धातु मिला है और इस धातु के अंदर अब इसको डिटेल देखते हैं। तो पंजाब के समतल नदी के रेत में तंतलाम नामक धातु की खोज हुई है। कौन धातु क्या मिली है? तो धातु मिली है किस नदी में? तो ये आपका सतलुज नदी में। ठीक है, तो सतलुज नदी में मिली है। और ये धातु इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल, लैपटॉप और अन्य हाईटेक गैजेट्स में उपयोग की जाती है। कैटलम की खोज 1802 में हुई थी और इसकी खोज के रासायनिक एडवर्ड गुस्ताफ एकेबर्ग ने की थी। अब देखो, जो धातु मिली है ना सतलुज नदी में, ये इसका पूछ सकता है कि इसकी धातु की खोज किसने की थी। तो स्वीडन के रसायन यज्ञ एडर्स गुस्ताफ
A.K. बर्ग ने की थी। कब की थी? तो 1802 को। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत? अब जाहिर सी बात है, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हो, ठीक है, तो कृषि के पहला तो रुकवाएगा नहीं, सॉरी पहला ही आएगा, क्योंकि तीसरा तो आएगा नहीं। ठीक है, पहला ही आएगा इसका आंसर। और दूसरे क्षेत्र तो, क्योंकि तीसरे क्षेत्र में तो पहला कृषि होता है, दूसरा प्रोडक्शन होता है और तीसरा उसको मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी इसको कंपनी बड़े बड़े लेवल में ली जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि चीनी है, तो चीनी लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम पहले खेती करते हैं। खेती किसी करते हैं? गन्ने की। गन्ने से क्या निकलता है? उसका रस निकालते हैं तो गुड़ बनता है, फिर गुड़ से उसका चीनी बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला ही आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके डिटेल देख लेते हैं फटाफट। तो डिटेल में देखेंगे कि अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र है वो जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, संसाधनों का उपयोग करता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन। ये जो तीनों चीज़ है ये प्राथमिक क्रिया में आती है। कृषि क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा है प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी और पानी पर निर्भर करती है। अन्य क्षेत्र जैसे द्वितीय क्षेत्र होते हैं विनिर्माण, और तृतीय क्षेत्र जो सर्विसेज देते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उस सेकंड में होता है, और जो उसको आगे के लिए मल्टीप्लाई करते हैं उसको सर्विस से कहते हैं। तो कृषि से प्राप्त कच्चे माल का आगे से संशोधित करते हैं। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई? देखो आत्मकथा, बुक्स का भी ध्यान रखना कि किसने क्या कौन सी किताब लिखी। तो पहला इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी, या नेल्सन मंडेला, या सलाम रसूदी। तो इसका आंसर जो जो आपको आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखते चलना, ताकि हमें ये पता चल सके कि किसका कितना सही हो रहा है। तो इसका आंसर होगा बी, नेल्सन मंडेला। इसका आंसर होगा बी, नेल्सन मंडेला। ठीक है, और इसके हम डिटेल में देखें, तो डिटेल में इसको देखें हम, तो डिटेल में है लॉन्ग टू फ्रीडम। ये दक्षिण अफ्रीका के कौन थे? तो ये थे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और इनके द्वारा लिखित एक आत्मकथा कृति है। अपने जीवन में रंगभेद के खिलाफ ये लड़े थे, और दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता के लिए कई प्रयासों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक में किसको शामिल नहीं किया जाता? तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, जीवन प्रत्याशा, या साक्षरता दर, या आय, या लिंग अनुपात। देखो आपने देखा होगा कि जो मानव विकास सूचकांक है ये जारी कौन करता है? सबसे पहले ये, और कब ये स्टार्ट हुआ था? तो ये भी हम, क्योंकि मानव विकास सूचकांक का भी हाल जो करंट में चीज़ें है ना, तो ये इसके साथ होते हैं। ठीक है, तो उसमें देखना कि कौन नहीं करता है, तो ये लिंगानुपात वाला नहीं करेगा। ठीक है, बाकी आंसर आपके 3 सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, अब अगली हम देखेंगे, तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत लिंगानुपात को शामिल नहीं करते हैं। मानव विकास सूचकांक एक क्या है? समग्र सूचकांक है जो 3 प्रमुख मापकों पर आधारित है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। इन मापकों के आधार पर किसी देश के मानव विकास का आकलन किया जाता है। जानते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट 25 को ए मैटर ऑफ चाइल्ड पीपल पर्सनैलिटी इन द एज ऑफ आई शीर्षक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी करता है। तो मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? ये हमेशा एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा। अगर मान लो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ना दिखे तो इंग्लिश वाले में देखना, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ये आपका जारी कौन करता है? मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसको हम देखेंगे। तो भारत के किस राज्य में लेमुर हाथी रिजर्व स्थित है? अब देखो जहाँ पे जो हाथी हो गया, हिरण हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं मिलेंगी आपको, तो ये कहाँ मिलेंगी उसमें आप इसको देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में देखो पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़, बिहार, या MP, या बंगाल। तो ये इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पाए। तो छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में
स्थित है। इस रिजर्व को 2007 में केंद्र सरकार द्वारा 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो पॉलिटी का है कि इनमें से मौलिक अधिकारों का हनन जो है वो कौन सा है, मौलिक अधिकारों का कौन सा हनन है। तो इसमें मौलिक अधिकारों का जो हनन है तो इसमें हम देखेंगे सामूहिक आंदोलन करना या रात में 10 बजे के बाद शराब न पीना। देखो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, पुस्तक छापने पर प्रतिबंध, न्यूनतम दूरी न देना। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से पुस्तक छापने पर प्रतिबंध, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत न्यूनतम मजदूरी न देना, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, मौलिक अधिकारों का हनन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न में दिए गए रिक्त स्थान में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। अब इसका ये है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के 3 से 4 वर्ड शब्द रहेंगे। ठीक है, सेंटेंसेस, तो इसको बेसिक रहता है, ज़्यादा वो आपका रहता नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे तो इसमें आपका जो है ही इज, अब देखो इसको, ही इज जीलस हर सक्सेस, तो इसमें क्या होगा, प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। क्या आएगा इसमें ऑफ आएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो मध्यकाल में चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां भाग कर के रूप में वसूलते थे, वह क्या कहलाता था। तो जो कर के रूप में वसूल करते थे वो कहता टाइद कहते थे। जजिया करते तो वो मुस्लिम में था। ठीक है, लिवरे भी नहीं होगा। अब जब भी क्वेश्चन बनाया करो ना तो उसमें ये देखा करो कि इसमें कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम उसको जजिया कर नहीं होगा, लिवरे नहीं होगा, सभी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा टाइद। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा टाइद। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल हम देख लेते हैं फटाफट। तो डिटेल में हम देखेंगे तो मध्यकाल में यूरोप में किसान अपनी कृषि उपज का एक हिस्सा चर्च को देते थे, जिसे टाइद या दस्यांश कहते थे। अब जो मध्यकाल में यूरोप में जो किसान थे अपनी कृषि का 1/10वां हिस्सा, मतलब 10वां हिस्सा जो है वो आपका टाइद के नाम से जानते हैं, जिसको जजिया मुस्लिम, देखो मैंने क्या कहा कि जजिया किसका, मुस्लिम शासकों द्वारा और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जो मुस्लिम नहीं थे। ठीक है, अब देखो करंट का क्वेश्चन है, तो करंट के क्वेश्चन को, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने की रफ्तार तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये तो लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है, तो ऐसा ही देख लेना कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, कई करंट है। हंगुल क्या है, हंगुल जो है किसे कहते हैं, तो हंगुल एक कश्मीरी हिरण है। क्या है, कश्मीरी हिरण है। ये क्या है, कश्मीरी हिरण। कश्मीरी बारहसिंगे की कश्मीर में स्थानीय रूप से हंगुल भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में यूरोपीय लाल किरणों की एकमात्र उप प्रजाति है और जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। देखो जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु क्या है, हंगुल है। हंगुल किसको बोलते हैं, कश्मीरी हिरण को। ठीक है, तो कश्मीरी हिरण से हमें 2 चीज़ सीखने को मिली कि इसको अन्य नाम से किस नाम जाते हैं, हंगुल से, और ये किसका पशु है, तो ये आपका राजकीय पशु किसका है, कश्मीर का है। ठीक है, और बिहार का राजकीय पशु क्या है, कमेंट करके बताओ मुझे, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हो तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं जी आकाश का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है या आपका क्रिकेट से है या शतरंज से है या आपका बास्केटबॉल से है। तो जी जो है ये ग्रैंड मास्टर है शतरंज के, किसके, ये शतरंज के मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर। जी आकाश जो है ये भारत के प्रमुख। अब देखो अभी जैसे आकाश का बोला तो ये कौन कौन से खेल से संबंधित है भी पूछता है, तो इसको ध्यान में रखना। जी ने 2020 में भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ। अभी हाल ही में जो ग्रैंड मास्टर को जीते होंगे ना अगला, तो उसका एक बार देख लेना बेटा। ठीक है, एक बार इसको देख के चेक कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन को हम देखेंगे, तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो इसमें विद्युत धारा की मात्रा क्या है। तो विद्युत धारा की मात्रा क्या होती है, तो विद्युत धारा की मात्रा होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, ये विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर है। और विद्युत धारा किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर, जिसे आवेश प्रति सेकेंड टी में मापते हैं। किस में मापते हैं इसको, तो इसको टी में मापते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, मात्रक जरूर याद कर लेना कि मात्रक से क्वेश्चन रहता है हमेशा। चलो ठीक है, अगला देखें हम
बमाको। अब 1 एम्पीयर बताओ बराबर कि 1 कूलाम प्रति सेकंड होता है। 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड। बमाको किस राष्ट्र की राजधानी का नाम? अभी हाल ही में जितने भी मोदी ने, जो भारतीय के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने, वो कहाँ कहाँ जो चीज़ें मतलब कि वहाँ पे जाके जैसे कि हर देश में जा के वहाँ पे सम्मेलन हुए या उनकी अध्यक्षता की, या जहाँ जहाँ उन्होंने गए, तो उसका एक बार ध्यान रखना कि जिस वहाँ पे देश में गए हैं तो वहाँ की राज्य की राजधानी क्या है, ठीक है, राष्ट्र की, तो उसको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि पूछता है। तो बमाको किस राष्ट्र की राजधानी है? तो माली की है। किसकी है? माली की। जापान की क्या है? मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो अब एक बार देख लेते हैं हम फटाफट, ठीक है। तो जापान की क्या है? तो जापान की है आपकी टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? क्योंकि देखो याद कर लो, ये एग्जाम में जितने भी पूछे हुए हैं ना, तो इनका ध्यान रखना क्योंकि पूछता है। जापान की क्या है? टोक्यो। माली की है बमाको। अंगोला की लुआंडा। जर्मनी की बर्लिन, ठीक है। चलो शिलालेख के अध्ययन को, अब शिलालेख की देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये हर एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें लगेगा कि बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, आप दिमाग लगाओ इसमें कि जो एपी कल्चर है, अब एपी कल्चर तो इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि एपी कल्चर किसका? ये किसी अध्ययन से संबंधित है। एग्स्ट्रोलॉजी ये भी किसी अध्ययन से है। पुरातत्व ये तो पुराने के। तो इसमें शिलालेख के अध्ययन को क्या बचा? एपीग्राफी। तो इसको क्या बोलते हैं? शिलालेख के अध्ययन को एपीग्राफी, जिसमें पत्थर, धातु, अन्य सामग्री पर लिखे लेखों के अध्ययन को एपीग्राफी कहते हैं, ठीक है। चलो अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था आपका 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 संसद द्वारा 24 दिसंबर 1946 को पारित हुआ। हालांकि 15 अप्रैल 1987 से लागू हुए थे, ठीक है। और इस कानून का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और अनुचित व्यापार प्रथाओं और दोषपूर्ण वस्तुओं या सेवाओं से बचाना था, ठीक है। हम फटाफट में एक काम करेंगे, जल्दी जल्दी देख लेंगे क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन को जो मेन चीज़ पॉइंट है हम उसको हाईलाइट कर, बाकी तो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो भारत लोकतंत्र की जननी नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय, अभी देखो जिस मंत्रालय ने क्या क्या शुरू किया वो जरूर देख लेना है, क्योंकि ये जरूर पूछता है। तो इसका हो जाए, क्योंकि उस समय जब ये किया होगा भारत लोकतंत्र की जननी, तो उस समय क्या था? संस्कृति मंत्रालय थी। तो इसका आंसर हो गया संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है, बेलोडीला एक प्रमुख लौह अयस्क की खान है। बेलोडीला जो है अभी कहाँ पे है? तो हमें देखना है, ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ के ये दंतेवाड़ा जिले में है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बेलाडीला एक कौन सा है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क की खान है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये आपका नेशनल पॉल्यूशन नियंत्रण दिवस यानी कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका 2 दिसंबर। 2 दिसंबर में किसको हम मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाते हैं। और ये भोपाल गैस त्रासदी, अब देखो जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है ये क्यों मनाते हैं? हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है, ठीक है। कोई ना कोई अगर चीज़ चल रही है तो हर चीज़ के पीछे रीज़न है, और उस रीज़न को जानना हमें बहुत जरूरी है। अगर रीज़न जान जाओगे तो उससे क्या होगा कि हमारे आधे चीज़ के क्वेश्चन हम भूलेंगे नहीं। तो ये जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, इसमें बहुत लोग मारे गए थे, ठीक है, जिसलिए इसको मनाते हैं, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है आपका, इसमें कब मनाते हैं इसको? तो इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है इसको कब मनाते हैं? तो इसको हम मनाते हैं 15 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को, ठीक है। और ये आपका 15 अक्टूबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि महिलाओं की मेहनत साहस समाज में उनके योगदान को सम्मान देता है, साथ ही उनकी चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करता है, ठीक है। चलो इनमें से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? अब सिंपल सी बात है भाई, गंगा की सहायक नदी कौन सी? दक्षिण से तो आके मिलेगी नहीं, ठीक है। तो हम उत्तर वाले को देखेंगे। तो यमुना देखो, ब्रह्मपुत्र कहाँ? ये आपका पूरा बंगाल में तक गिरती है।
कृष्णा ये साउथ की नदी होगी, चिन्नाव ये आपका इधर वाला हो गया, यानी गंगा से वेस्ट वाला पार्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा? बी, यमुना। यमुना की यमुना गंगा की कौन सी है? प्रमुख सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा के साथ प्रयागराज में संगम बनाती है। ठीक है, और इसकी गंगा की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? मेन गंगा, तो इसे पूछता ही है कि गंगा की सहायक नदियाँ रामगंगा, सरयू, गंडक और कोसी। ठीक है, और महानदी। ठीक है, तो ये 4 नदियां हैं कौन कौन सी? सरयू, गंडक, कोसी और महानदी। किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की। कौन कौन सी है? गंडक, सरयू, गंडक, कोसी और महानदी। ठीक है, चलो। कृषि में पाए जाने वाली बेरोजगारी को किस नाम से जानते हैं? तो देखो, जो कृषि में बेरोजगारी है वो किस नाम से जानते हैं? तो ये इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर छिपी बेरोजगारी होगा। ठीक है, इस कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। इसमें लोग सतही तौर पर रोजगार में दिखते हैं लेकिन वास्तव में इनके पास पर्याप्त काम नहीं होता। ठीक है, इसलिए छिपा तो होता है, क्योंकि देखो गांव में क्या है तो उतने आज के समय में खेती तो है नहीं, लेकिन ये क्या वो दिखते नहीं है। हम अगर वो खेती करना छोड़ दें तो हम लोग देखे के दाने के लिए तरस जाएंगे, लेकिन हम लोग उनको क्या है कि उनको ध्यान में रखते ही नहीं कि भाई वो भी काम करते हैं। ठीक है, तो इनको ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? तो ये छिपी बेरोजगारी में आएंगे। ठीक है, तो देखा आपने, तो हमारा कितने क्वेश्चंस होंगे? लगभग हमारा जो क्वेश्चन अभी तक जो है 23 क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है 24वां है। अब इसके क्वेश्चन साइंस का है। ठीक है, कि किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है? अब देखो इसमें क्या है कि डबल हृदय, किसी में ट्रिपल हृदय। ठीक है, तो हमने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मछली। क्या होगा इसका? मछली होगा। अब इसका डिटेल में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो मछलियाँ में एकल चक्र होता है, क्योंकि एकल चक्र इसलिए होता है, हमारे में कितने चक्र होते हैं? हम हृदय में 2 चक्र जाते हैं, एक खून जाता है और एक आपका आता है। ठीक है, तो मछलियों में एकल चक्र परिसंचरण होता है जिसमें एक बार हृदय से होकर गुजरता है। इसका हृदय कितने कक्ष में बटा है? तो 2 कक्षों में, एक आलिंद और एक निलय। रक्त हृदय से गलफड़ों में जाता है और वहाँ ऑक्सीजन ग्रहण करता है, फिर पूरे शरीर में फैलता है। हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस और एनाबेस जैसी मछलियाँ इसका उदाहरण है। ये स्तनधारियों और पक्षियों की तुलना में आसान होता है इनका। अगला देखो, कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता? तो इसका आंसर क्या होगा? वाइज मैनेजमेंट। इसका आंसर क्या होगा? वाइज मैनेजमेंट। और इसका हम डिटेल देखते हैं। तो डिटेल में कंप्यूटर वाइज मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं कर सकता क्योंकि उसके बुनियादी कार्यों में शामिल नहीं। कंप्यूटर के 5 कार्य हैं, कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल और प्रोसेसिंग में इनपुट और आउटपुट में बदलना शामिल है। मेमोरी फाइल या प्रोसेसिंग फाइल शामिल है इसका। ठीक है, मानव नेत्र के गोले का व्यास कितना होता है? तो मानव के जो आँख होता है, आँख की जो पुतली होती है, जो एक गोल गोल सा होता है, तो उसका व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास जो होता है आपका आंसर होगा डी, यानी कि 2.3 सेंटीमीटर होता है इसका। ठीक है, इसका गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है और नेत्र गोलक लगभग गोलाकार होता है और ये प्रकाश को फोकस करके दृष्टि प्रदान करता है, जिसमें कार्निया, पुतली, लेंस और रेटिना जैसे शामिल होते हैं। ठीक है, अब अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के किस राज्य में 200 वर्षों में बांस बूंद ड्रिप सिंचाई होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मेघालय। ठीक है, मेघालय बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली 200 वर्षों से प्रचलित है। ये पर्यावरण अनुकूल तकनीक बांस के पाइपों का उपयोग करके को खेतों तक पहुंचाती है। विशेष रूप से जैंतिया पहाड़ी में ये प्रणाली लोकप्रिय है। तो बांस की जो खेती होती है ड्रिप प्रणाली कहाँ पे है? कौन से पहाड़ी में है? तो जैंतिया पहाड़ी में है। ठीक है, मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया है ना तीनों, तो ये जैंतिया पहाड़ी में है। ठीक है, ये जल संरक्षण और टिकाऊ
कृषि का उदाहरण है। किसका है उदाहरण? ये जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि का। ठीक है। फ्रांसीसी उपनिवेश में से दास प्रथा का अंत जो है ये कब किया गया था? तो इसका अंत कब किया गया था? तो इसका अंत किया गया था ए, इसका आंसर होगा 48 में, यानी कब किया गया था? 1848 में। ठीक है। और ये 1794 में फ्रांसीसी क्रांतिकारी मैक्सिमिलियन ने दासों को मुक्त करने का कानून पारित किया, लेकिन ये कानून ज़्यादा समय तक चला नहीं, जिसमें 1802 में नेपोलियन ने दास प्रथा को फिर से शुरू किया और 1848 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा की पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है उगादी त्यौहार ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो उगादी त्यौहार जो मनाते हैं कर्नाटक में, तो ये किस लिए मनाते हैं? क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, ये आंध्र तेलंगाना में भी मनाया जाता है, लेकिन चैत माह में तेलुगु नए साल की शुरुआत होती है। जैसे हमारे में नए शुरुआत किस पर? मकर संक्रांति होती है। ठीक है, आपका नॉर्थ भारत में और वेस्ट यूपी में देखते होगे तो उसमें मकर संक्रांति मनाते हैं। असम में पोंगल मनाते हैं। साउथ में नौका दौड़ होती है। तो इसी तरीके से इनमें जो है आपका इसका जो कर्नाटक में उगादी एक त्यौहार मनाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है कि अगला क्वेश्चन है वाइमर संविधान में जर्मन की संसद को क्या कहते हैं? वाइमर संविधान में जर्मन की संसद क्या कहते हैं? तो ये राइक्सस्टाट कहते हैं। जर्मन संसद में वाइमर संविधान के दो सदन थे। पहला निचला सदन राइक्सटाग कहलाता है और दूसरी सदन राइक्सटाग कहलाता है। भारतीय संविधान में जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकालीन प्रावधान, यानी कि जर्मनी के संविधान से हमें क्या इमरजेंसी लिया गया है जो भारत के संविधान में। ठीक है, जोड़ा गया। भारत के मुख्य चुनाव कौन है? अब देखो अभी हाल ही का देख लेना कि आपके कौन है। उस वक्त तो वो थे, दूसरे थे। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? अब देखो जो कालेश्वरम जो सिंचाई परियोजना है ये भी एक बार देखना, क्योंकि पूछता है। तो ये गोदावरी पे है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? तो गोदावरी में है। ये कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है, जो तेलंगाना राज्य में जयशंकर भूपापल्ली जिले गोदावरी और प्रणतम नदियों के संगम पे शुरू होती है। ठीक है। यदि एक बच्चे को पिता से X गुणसूत्र वंशांक प्राप्त हुआ तो बच्चा क्या होगा? क्योंकि देखो गुणसूत्र होते हैं दो। ठीक है, एक होता है आपका माता में होता है XX और पिता में होता है X और Y। ठीक है, तो अगर माता से अगर X और पिता से अगर X, तो ये क्या होगा? हमेशा लड़की होगी। ठीक है, और अगर पिता से Y और माता से X, तो हमेशा ये लड़का होगा। तो क्या पूछा है क्वेश्चन कि पिता से अगर X गुणसूत्र मिलेगा, तो पिता से अगर X गुणसूत्र मिलेगा तो क्या होगा? वो लड़का होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? B होगा। इसका आंसर क्या होगा? B होगा। ठीक है, 33 का हम देख लेते हैं आंसर फटाफट। 33 का, ठीक है, तो इसका आंसर होगा A। ठीक है, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र, यानी मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? इसमें 23 होते हैं। 23 दूनी के 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण, देखो मैंने क्या बताया था आपको कि महिलाओं में XX होता है, पुरुषों में XY होता है। यदि X वाला गुणसूत्र का अंडे को निषेधित करता है तो लड़की होगी, शिशु स्त्री होगी, और Y गुणसूत्र वाला अंडे को निषेधित कर तो XY आपका, और सॉरी मैंने लड़का बोल दिया। अगर XY तो ठीक ही बताया था, तो लड़का होगा। वो बोला था कि अगर लड़की से तो लड़की होगी इसका आंसर। ठीक है, खेतड़ी किसके लिए है? तो खेतड़ी तांबे के लिए है। ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, आराम से आपका ये चीज़ों को देख लोगे आप। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो झुंझुनू जिले में है। राजस्थान किस जिले में है खेतड़ी? तो झुंझुनी। इसको ताम्रनगरी भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी आपका कुस्तुतुनिया की संधि। आपने किताब में पढ़ा भी होगा कि कुस्तुतुनिया जो है 1832 में आपका संधि हुआ था।
ये ऑटोमन साम्राज्य का से एक जो है स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में कुस्तुनिया की संधि 32 के तहत की गई थी। ये संधि ग्रीक स्वतंत्रता के बाद, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसी महाशक्ति ने यूनान का समर्थन किया था। ठीक है। और सबसे पहले भारत की यात्रा किसने की थी? तो सबसे पहले भारत की यात्रा किसने की थी? मेगास्थनीज ने की थी। ठीक है, किसने की थी? तो मेगास्थनीज। ये सिकंदर का सेनापति था जो सेल्यूकस के राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज किसका था? सिकंदर का सेनापति, सेल्यूकस प्रथम का राजदूत था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। कब आया था? तो 302 से 298 पाटलिपुत्र में निवास किया। और इसने इसकी पुस्तक है इंडिका, इसमें किसके बारे में लिखा? तो मौर्य समाज और उसकी संस्कृति के बारे में लिखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन पत्रकारिता के लिए पहला गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त करने वाले आदमी हैं? तो ये रवीश कुमार। ये आप देखते भी होंगे, ये ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, अब इन्होंने अपना चैनल बना लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि अभी हाल ही के, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बड़ा ही वो था क्योंकि पॉपुलर था कि उत्तराखंड में एक सुरंग हुआ था, एक सुरंग बना था, उसमें 41 मजदूर फंस गए थे, जिसको रेस्क्यू ऑपरेशन सुरंग चलाया गया। तो ये सिल्क यारा ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक सुरंग का नाम है। सिलिकारा डंडाल गांव सुरंग परियोजना का हिस्सा है। इस सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन 2023 में चला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपका विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है, देखो अभी पहला क्वेश्चन क्या आया कि भाई जो प्राथमिक क्षेत्र वो किसके अंतर्गत आता है। अब विनिर्माण किस में आएगा? आप मुझे कमेंट करो फटाफट। तो ये आएगा इसका आंसर सेकंड, क्योंकि मैंने बताया था 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र। पहला कौन सा होता है आपका? पहला है प्राथमिक क्षेत्र, इसमें कृषि क्षेत्र और खनन वगैरह आता है। दूसरा आपका इसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्रोडक्ट अगर बना, कच्चा चीज़ को हम अगर फैक्ट्री में लेके जाएंगे तो एक प्रोडक्ट के रूप में जो आपका बन के निकलेगा। तीसरा आपका सर्विसेज होता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र, ये डबल ले दिया तो आपको समझने के लिए है कि भाई सेवा क्षेत्र तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन विनिर्माण में कौन सा आएगा? तो हमेशा आंसर इसका सेकंड वाला आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना। देखो ये भी बोला है कि अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र जिसमें कच्चे माल को तैयार में बदले जाते हैं द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं। इससे औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र, जैसे रुई से धागा और गन्ने से चीनी। ये बता क्या बताया था मैंने। चलो इसका अब देखते हैं कि भारत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन है? भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बन गए, कौन सा गलत है? ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि हम चीज़ों को बस देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फटाफट बस टिक मारे। अब यहाँ पे ध्यान दिया, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है ये आपका गलत है। गलत कौन सा स्टेटमेंट है? भारत और पाकिस्तान 2 संपूर्ण राष्ट्र बन गए, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब हाँ मतलब हो सकता है। पंजाब और बंगाल प्रांत को धर्म के आधार पर बांटा गया, ये तो नहीं। दूर राष्ट्र का सिद्धांत लागू हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का एक साथ नहीं था। तो इसका आंसर क्या है? दूर राष्ट्र, क्योंकि दो राष्ट्र का सिद्धांत था ना, जब ये दोनों आपका बंटवारा हुआ तो द्वि राष्ट्र का सिद्धांत लागू हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गिफिन वस्तु के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका एक कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। क्या करती है गिफिन में? एक कीमत बढ़ने पर इसका मांग बढ़ जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट देखते हैं, क्योंकि हमारा जो है आज का हमारा पहला सीरीज है, तो इसमें हम थोड़ा डिटेल, फिर अगली क्लास से क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस देखेंगे और उसके जो जहाँ पे चीज़ें अटकलें बनी होगी, जो ना तो कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा, तो उस क्वेश्चन को हम फटाफट देख लेंगे, थोड़ा डिटेल देख लेंगे। बाकी जो बेसिक क्वेश्चन होगा उसका आंसर, बाकी तो आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। तो बालाघाट कहाँ पे? सिंपल सी चीज़ें हैं। बालाघाट कहाँ पे है? एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक है, और ये जिला है जिसका गठन 67 में किया गया, और ये किस राज्य में? बालाघाट कहाँ पे? तो एमपी में है। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व वेनगंगा के किनारे है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो फटाफट क्वेश्चन में हम, अगला क्वेश्चन है आपका बीआरओ की स्थापना, क्योंकि देखो बीआरओ जो ये है
जितने भी जो सीमा संरक्षण संगठन हैं, जितने भी जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया हैं और जो ऊंचे वाले जो क्षेत्र पे हैं, वहाँ पे जो सारा जो सड़कों का जो देखभाल है वो BRO करती है। ये आपका सीमा संरक्षण संगठन BRO करती है। 1960 को हुआ था और ये नेहरू ने इसकी जो है कि अध्यक्ष, जिसके अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। जब तो नेहरू थे जब ये हुआ था तो, लेकिन अब तो अभी भी तो होता ही है, लेकिन अब जो है इसके अध्यक्ष कौन है, तो PM ही होते हैं। जो भी PM रहेंगे अभी कौन है, नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। तो BRO का काम क्या होता है कि भारत की सीमाओं, भारत की जितनी जो सीमा होती है और भारत की जो सीमा होती है और पड़ोसी मित्र का सड़क नेटवर्क, उसका रखरखाव कौन करता है, तो BRO करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला महिला एड कैंप किसे चुना गया, मनीषा पाड़ी को। ये जो है कि भारत में पहला, और इसका इंडिया का भी और अंतर्राष्ट्रीय का भी, इन दोनों का जरूर देख लें कि करंट से चीज़ें रिलेटेड है, ठीक है। चलो अगला, चुनाव आयोग का कौन सा काम नहीं होता है, तो चुनाव आयोग को कौन सा काम होता है, देखो आचार संहिता घोषणा ये तो होता ही है। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है, मतदाता सूची तैयार करना, ये भी होता है क्योंकि आप कौन वोट देगा, जिसका वोट बना उसकी वोट लिस्ट बनानी होती है। प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करना, अब जो पार्टी खड़ी हो रही है, पार्टी जो भी अपना वोट देने के लिए, और सॉरी उसका मतलब अपने पार्टी के लिए या प्रचार प्रसार, तो भाई प्रचार प्रसार के लिए तो पहले ही आचार संहिता लगा रहता है कि भाई इतने दिन के लिए प्रचार प्रसार नहीं करना है। अब जो जितना हो गया, ठीक है, ताकि कोई किसी को बेकाम में आके वोट ना दे। लोक स्वतंत्र है ना, लोकतंत्र है हमारे इंडिया में। तो इसका जो आंसर क्या होगा कि इसका आपका कौन सा काम नहीं है, तो ये हमेशा किसी भी प्रत्याशी का प्रचार प्रसार नहीं करती है। कौन नहीं करती है, तो चुनाव आयोग नहीं करती है, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा आपका C हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। देखो एक बार देख लो, मोटा मोटी इनका काम होता है चुनाव का प्रबंधन, ये चुनाव का एक मैनेजमेंट करना होता है। दूसरा आपका जो मतदाता सूची तैयार करना होता है, ठीक है। और राजनीतिक दलों की मान्यता होती है कि भाई ये लोग राजनीतिक दल है, आचार संहिता लगाती है, ठीक है। तो पार्टी में प्रचार प्रसार नहीं करती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मौजूदा कानून कौन बदलाव कर सकता है। अब कोई भी कानून अगर बदलेगा, चाहे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपका लोक संसद होता है सबसे पहले। तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और आपका इसमें आपका जो लोकसभा प्लस आपका राज्यसभा और प्लस आपका LRP मान लो। LRP मतलब तीनों मिलकर संसद बनते हैं। तो P मतलब प्रेसिडेंट, L मतलब लोकसभा, R मतलब आपका उच्च सदन हो गया और L मतलब नीचे सदन हो गया, ठीक है। तो तीनों मिलकर संसद। तो कौन कानून बनेगा, पहले इसमें फिर राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा देता है तो कानून बन जाता है। तो कहता है कि कानून में कौन बदलाव कर सकता है, तो सीधा आंसर होगा D, क्योंकि PM तो होगा नहीं, हाई कोर्ट से मतलब ही नहीं है, और राष्ट्रपति तो तब होगा ना जब आपका संसद पास करेगी। तो इसका आंसर होगा D, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन देखो। तो स्वर्ण रेशा किससे कहते हैं, तो स्वर्ण रेशा जूट को कहते हैं। भाई सिंपल चीज़ है भाई। देखो स्वर्ण रेशा जो है आपका जूट को बोलते हैं। रेशम होगा नहीं, कपास होगा नहीं, चाय होगा नहीं, ठीक है। जूट खेती के लिए गर्म और नम के साथ जलवायु जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। दुनिया का लगभग 85% जूट उत्पादन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के उत्पादन मैदानों में केंद्रित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है, एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको दिखे। एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध भेदभाव की व्यक्ति होती है। सांप्रदायिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकारों और हितों को बढ़ावा देने पर नारीवाद। व्यक्ति जो अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों को सर्वोपरि समझता है। धर्मनिरपेक्ष और किसी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान कर सकता। जातिवाद। तो इसका आंसर होगा C, ठीक है। इसको एक बार फटाफट आप लोग इसको देख लेना, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ये होगा इसका आंसर जो होगा एमनेस्टी वाला, तो ये होगा इसका D। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा D। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये आपका 28 मई 1961 में लंदन में की गई थी और ये गैर सरकारी संगठन है, NGO है, ठीक है। ये रक्षा और प्रचार से संबंधित है और 77 में नोबेल शांति पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था। मानव अधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च किया गया था,
मानव जो है मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल ये किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था लंदन में। कहाँ किया गया था? लंदन में। मानवाधिकारों को समर्पित दुनिया का पहला टीवी चैनल लंदन में किया गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इसरो के PSLV अरे यार क्या हो गया? इसरो के PSLV द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो ये एक्सपोसेट। अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है तो उसको एक बार देख लेना है। ठीक है, ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति के 40 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो इसकी कपास थी। देखो कपास का ज़्यादा, क्योंकि जो लोग थे यहाँ से कपास बहुत अच्छा होता था। ठीक है, ताकि अपने वहाँ जाके बेचते थे। तो इसका जो है कपास था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 52 तक हो गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सुरभि धेनु गोमित्री किसके प्रवाची है? अभी हिंदी का आ गया है। तो सुरभि धेनु, धेनु मतलब गाय होती है ना, तो हमेशा देख लेना कि सुरभि चलो नहीं समझ में आए, धेनु कामधेनु और गोमित्री इसको देख लो ध्यान से। तो बंदर का होगा नहीं, गंगा होगा नहीं, हाथी, तो गाय ही होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा गाय आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। सर्वाधिक प्रत्यास्थ किस धातु की होती है? तो जो स्ट्रेचेबल होगी। ठीक है, इसकी जो तो हमने अगला क्वेश्चन कौन सा देखा? तो अगला क्वेश्चन हम देखा कि भाई इसका सबसे अधिक प्रतिशत किस धातु की होती है? स्टील की। जब किसी वस्तु को बल लगाने में उसमें कम विकृति या स्ट्रेन आए तो बल हटाने पर तेजी से पूरी तरह से मूल अवस्था में वापस, यानी कि प्रतिशत मतलब कि थोड़ा स्ट्रेचेबल हो। तो इसमें सबसे अधिक स्ट्रेचेबल कौन सी स्टील की धातु होती है? कौन सी स्टील की धातु होती है कि दबाते हैं तो फिर अपने आकार में हो जाती है। ठीक है, काला पानी विवाद किन देशों के बीच था? तो नेपाल और भारत के बीच था। तो काला पानी किसके बीच था? तो नेपाल और भारत के बीच था। ठीक है, चलो अब फटाफट देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1977 को, जिसको कोस्ट गार्ड कहते हैं। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षाम। ये कहाँ पे रहती है? तो ये समुद्र के किनारे जो है, तटों के किनारे इनकी ड्यूटी रहती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर कौन बहती है? गोदावरी। मैं एक सीरीज लेके आऊँगा जिसमें नदियाँ होती हैं। तो नदियाँ कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलो तो ये नर्मदा गोदावरी है, ये अमरकंटक के से निकलती है, मैकाल पर्वत से। अमाशय भोजन का पाचन किस अम्ल का होता है? HCl होता है इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जब आप कोई भी खाना वाना खाते हो तो उसको कैसे तोड़ता है? उसको खानों को छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ता है? तो उसको कौन गलाता है? उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये अमाशय में होता है। कहाँ होता है? अमाशय में। ठीक है, और इसका pH मान भी पूछ सकता है कि अमाशय का pH मान क्या होता है? तो 1.5 से 35, ये ऐसे याद कर लो, 15 से 35, यानी कि 1.5 से 3.5 होता है। प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है कुल राजस्व प्लस ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान, मौद्रिक आय और आयात भुगतान, उपयोग है सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B, राजकोषीय घाटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो बुकर पुरस्कार, अब देखो बुकर जो पुरस्कार है ये वेस्टर्न लोन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके चेतना मारू हैं या शिव खेड़ा या पाल पिंच या चेतन भगत? चेतन भगत ही हो सकते हैं इसके। देखते हैं आंसर फटाफट, क्योंकि करंट के क्वेश्चन है ना। तो इसका कौन है? चेतना मारू, चेतन भगत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? चेतना मारू वेस्टर्न लोन उपन्यास लिखी और 23 में बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। इनका पहला डेब्यू उपन्यास था। तो चेतना मारू। ठीक है, अभी पूछ सकता है, क्योंकि देखो PYQ बनाने से हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चंस का इनका क्या रहता है, किस तरीके से पूछते हैं। जल में गिरा हुआ सिक्का, अभी कभी देखा होगा कि बाल्टी में कभी या कभी मग में या कोई सिक्का आपका गिर जाता है, तो उसमें गिरा हुआ किस तरीके का होता है? तो ये होता है आपका अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अपवर्तन। ठीक है, चलो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि जो
अब आपने गोलियां, पहले के ज़माने में क्या होते थे, जो लोग होते थे वो कपड़ों के अंदर ना एक गोली डाल देते थे। अब वो गोली जो है ठोस अवस्था में डालते थे, सफ़ेद रंग की, उसको आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे कि जो गोली डालते थे वो कुछ समय के बाद जो है, जब वो देखते तो गैस बन के वो उड़ जाता था। तो जब भी कोई ठोस अवस्था गैस के रूप में बदले तो उसको ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो क्या, अब 4 ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। द्रव से गैस, तो द्रव से गैस तो होगा ही नहीं, ठोस से सीधा गैस, और ठोस से द्रव, ठोस से द्रव ये भी नहीं होगा, और गैस से सीधा, इसका आंसर होगा सी, ठोस से सीधे गैस में, ठीक है। वो नेपथलीन की गोलियां होती थी, याद आया मुझे, नेपथलीन की गोलियां होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, सी आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का तो ये सकल जीडीपी होता है ना, तो इसका आंसर होगा जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। चलो, ब्रिक्स इनोवेशन फॉरन वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, शांता। ये करंट का क्वेश्चन है। प्रांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है, तो प्रांकुर जो अंकुर होते हैं किससे होते हैं, बीज से होते हैं, और मूलांकर पुरांकुर है, मूलांकर एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये आपका बीज से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का निर्धारण किसके, तो भारत में जो गरीबी होती है वो उसका व्यय विधि, कौन सी विधि होती है, वो होती है आपकी व्यय विधि। व्यय विधि, उत्पादन विधि तो होगी नहीं, प्रति व्यक्ति आय विधि होगी नहीं, आय विधि होगी नहीं, तो इसका होगा व्यय विधि, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इनमें कौन समावयवी युग्म है, ठीक है। इनमें तो पहला ही आंसर इसका होगा ब्यूटेन और मेथिल प्रोपेन आंसर होगा, ठीक है। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है लेकिन परमाणु की व्यवस्था उनके संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होते हैं, ये समावयवी कहलाते हैं। ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन का आणविक सूत्र C4H10 जिसकी संरचना अलग अलग होती है, ठीक है। 16वीं आयोग, अभी देखो 16वीं आयोग के पूछ रहा है, अभी लेटेस्ट वाला याद रखना क्योंकि लेटेस्ट वाला पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका अरविंद पनगड़िया है, 16वीं आयोग के जब एग्ज़ाम हुआ था तब का है। अभी करंट वाला एक बार देख के मुझे कमेंट करना आप लोग, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, WTO को पूर्व में किस संस्था के रूप में जाना जाता था, तो इसको हम जानते थे टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। तो इसका आंसर होगा सीधा, इसका आंसर क्या होगा, बी, टैरिफ और व्यापार सामान्य समझौता, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय, अब देखो जितने भी जो पोर्टल्स वगैरह है जो लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको ध्यान रखना क्योंकि पूछता ही पूछता है। तो ये आपका नमस्ते जो आपका पोर्टल है ये किस मंत्रालय ने किया है, तो ये आपका किया है जो आयुष मंत्रालय ने, किसने, आयुष मंत्रालय ने, ठीक है। चलो, अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 77 क्वेश्चन, 74 क्वेश्चन हो गए हैं, 74 के बाद है, सॉरी 70 हो गए हैं। 71वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 71वां। जलवायु परिवर्तन पर ध्यान रखने के लिए किस देश से G20 पूरा लॉन्च करेगा, तो कहाँ से करेगा जलवायु परिवर्तन को देखने के लिए, तो ये करेगा भारत से, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन कि चेन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा विकास खन्ना। इसका आंसर क्या होगा, विकास खन्ना, इसका आंसर होगा विकास खन्ना, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 73, सौर ऊर्जा से बल्ब को जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा को बल्ब जलाने से तो कौन सी ऊर्जा होगी, वो होगी सौर ऊर्जा से कौन सी, विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, तो ये विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74, 1878 में वन अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सिंपल सा चीज़ है। अब देखो वन वगैरह जहाँ जितने भी चीज़ें हैं कहाँ पे, हमारे सबसे नॉर्थ पोल भारत का कौन सा है, ऊपर में आपका हिमाचल, या आपका हिमाचल है, उत्तराखंड है, तो उधर है। तो वहाँ पे 2 चीज़ पूछता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो इसका वन अनुसंधान कहाँ पे है, तो इसका है देहरादून में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये देहरादून में। कृत्रिम बौद्धिकता पर आधारित भारतीय रेलवे का वन संरक्षण प्रणाली का नाम क्या है, तो इसका प्रणाली का नाम है गुजरात सुरक्षा प्रणाली, ठीक है, गुजरात सुरक्षा प्रणाली, ठीक है।
अब इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रेलवे ने हाथियों की सुरक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित गजराज सुरक्षा प्रणाली की है। यह प्रणाली पटरियों के आसपास हाथियों की मौजूदगी का सेंसर और कैमरों से पहचान कर ट्रेन चालकों को अलर्ट करती है। पहले क्या होता था कि जो गजराज सुरक्षा प्रणाली इसलिए किया है क्योंकि इसमें क्या है, वहाँ पे हाथियाँ हैं जो पटरी पे आके की मौत हो जाती थी, उनको रोकने के लिए गजराज सुरक्षा प्रणाली चलाई है गवर्नमेंट ने। अब अगला क्वेश्चन है 76। हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं कौन सा कारक है? तो इसमें अधिकरण है। कौन सा है? अधिकरण। चलो अगला देखते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि ये अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन देश में फर्म स्थापित करती है जहां पर सस्ता श्रम और संसाधन उपलब्ध हो। यह एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखता है। यह कंपनी दूसरे देशों के उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखता है। ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1971 किस घटना से संबंधित है? तो ये वर्ष याद करो कि वर्ष 1971 में क्या हुआ था? तो ये भारत सोवियत संघ की मित्रता हुई थी, भारत और जो कि रूस है, ठीक है। तो भारत रूस की जो मित्रता हुई थी 1971 में हुई थी। नीति गई धातुओं में संक्रमण धातु कौन सी है? तो इसकी है प्लेडियम। प्लेडियम एक संकरण धातु आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में 10वें नंबर पे है। एक कम चमकदार और कीमती धातु है। इसका प्रयोग प्रेरक और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 80 क्वेश्चन। 80 नंबर है दुर्लभ लाल ऑरेरा प्रकाश कहाँ पर देखा गया? तो ये है लद्दाख में देखा गया। कहाँ देखा गया है? तो ये देखा गया है आपका लद्दाख में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय एकता दिवस। अब देखो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किस महापुरुष के मनाते हैं? तो ये मनाते हैं राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी जो कंप्यूटर का जो हम आज देख रहे हैं ना, तो ये राजीव गांधी की ही देन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा 82 है। 82 में लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं है? तो शासन प्रमुख के अधिकार, देश का अधिकार, राज्य प्रमुख का नाम। राज्य प्रमुख का नाम हमारा संसद ही बना सकती, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट तो बना नहीं सकती, ठीक है। तो इसका प्रमुख जो नहीं है, तो इसका आंसर है सी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी। इसका आंसर होगा सी, ठीक है। चलो अगला देखो संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या उपेक्षित तर्क नहीं है? तर्क नहीं है। सरकार को चुनने का अधिकार जनता का होता है, हेतु देश में क्या तर्क नहीं है। सरकार को, क्योंकि देखो सरकार को कौन चुनता है? वो जनता ही चुनेगी। लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। सभी नागरिक को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक देश का उद्देश्य अपने नागरिकों को कल्याण करना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन है आपका 84। आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं होता? तो ये विद्युत ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका स्वामित्व के आधार पर टिस्को कंपनी को किस क्षेत्र कंपनी में मानते हैं? तो टिस्को क्या है? टाटा स्टील की है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। फुल फॉर्म में टिस्को का क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टिस्को के नाम से जानी जाने वाली भारत की सबसे पुरानी कंपनी है। तो ये निजी क्षेत्र है, प्राइवेट कंपनी है नहीं, ठीक है। तो ये निजी क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 23 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में कौन सा है? तो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है केरल और गुजरात है आपका। कौन सा है? केरल और गुजरात, ठीक है। चलो किसी देश को व्यापार घाटा तब होता है जब वस्तु एवं सेवा का आयात, वस्तु एवं सेवा का आयात, वस्तु एवं सेवा का निर्यात, वस्तु एवं सेवा का आयात, वस्तु का निर्यात, वस्तु का आयात, वस्तु का निर्यात, वस्तु का आयात। तो इसका आंसर होगा ए। इसका क्या आंसर होगा? ए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मोनाजाइट। अब मोनाजाइट किस में? थोरियम में होता है। इसका आंसर बी होगा। क्या होगा इसका आंसर? थोरियम होगा, बी। केरल के उसमें बालू के कणों में पाया जाता है, ठीक है।
चलो साबुनीकरण क्या है, तो इसके ट्रक ग्लिसराइड है, ट्रक ग्लिसराइड। क्या आंसर होगा इसका, ट्रक ग्लिसराइड, सी आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है। तो राज्यसभा में बहुमत दल के नेता को, राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी को भी, लोकसभा में गठबंधन के नेता को, या लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को। तो लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त का नेता होता है उसको करता है डी को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रासायनिक समीकरण असंतुलित है। तो इसको संतुलित करेंगे तो इसका आंसर होगा बी। एक बार देख लेना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। ये नाइन्थ का जो आपका किताब है उससे लिया गया है, हूबहू उठाते हैं क्वेश्चन को। जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन सा नहीं है। तो ये जैव जो आपका जो ये कभी भी गलता नहीं है, प्लास्टिक के थैले ये कभी भी गलते नहीं है। ठीक है, जो इसको क्या बोलते हैं, गलता नहीं है कभी भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण स्थगित करना पड़ा था। तो चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसमें यूपी के जो आपका वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट था, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया कि पुलिस थाने को जला दिया था, जिसमें कि चोरी चोरी कांड हो गया था। ठीक है, और उसमें पुलिस चौकी पर हमला के 22 लोगों को वहाँ मार दिया गया था, जिसके कारण जो हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी का हम हिंसक नहीं अहिंसक बनेंगे। ठीक है, तभी इसको वापस लिया था। किस मौर्य शासक को इन्होंने द्वारा अमितघात कौन सा था, अजातशत्रु था। ठीक है, तो इसका भी आंसर बी होगा, अमितघात। ठीक है, और सॉरी बिंदुसार, अरे इसी का बेटा था ना पितृहंता, इसको भी बोलते हैं, तो इसका बिंदुसार ही होगा। ठीक है, चलो 360 डिग्री प्रवर्सन मूल्यांकन प्रणाली को किसने लागू किया था। तो इसे किया था नौसेना ने किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, भारत में किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे को मंजूरी दी जाती है। तो ये होती है जितने भी जो आपका प्रतिभूति विनियामक बोर्ड है, जिसमें शेयर मार्केट वगैरह है, तो ये शेयर मार्केट प्रभूति बाजार और कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार होती है। तो इसमें कब से सेबी के द्वारा, ये सेबी के थ्रू होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका मैथ्स का। तो इसको एक बार देख लेना, इसका आंसर आपका ए रखा गया है। ठीक है, इसको एक बार देख लेना, क्योंकि अब यहाँ पे मैथ्स में सॉल्व करूँगा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वैसे भी टाइम हो रहा है। कल से क्या करेंगे, जो अगले में हम सीधा जो चीज़ें हमें पता है वो फटाफट उसका आंसर जो लगेगा उसका हम डिटेल पे बात कर लिया करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 98 क्वेश्चन, एस्ट्रोसेट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये है आपका पहला भारत। ये किससे किया गया है, ये भारत से किया गया है। चलो अगला है आपका कहाँ से कि सतीश धवन आदिकोटा से। निम्नलिखित घटनाओं में से घटित वर्ष के काल के अनुसार सही विकल्प में लगाएं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं इसको। रूस की क्रांति हुई थी, या यूएसआर का विघटन हुआ था, अफगानिस्तान में सोवियत संघ का आक्रमण हुआ था, बर्लिन की दीवार पर गिरनी थी। तो इसका आंसर होगा 1-3, पहला आपका रूस की क्रांति, तीसरा आपका क्या होगा अफगानिस्तान में सोवियत संघ का आक्रमण हुआ था, और यानी कि दूसरा मान लो इसको, और तीसरा आपका जो है ये बर्लिन की दीवार गिरी थी, और चौथा आपका यूएसआर का गठन हुआ था। तो इसका आंसर हो गया बी आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलो 100 है आपका, डेविड साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत के किस देश ने किया है। तो इसका है यूएसए ने किया है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं, और कल की क्लास में हम देखेंगे ताकि हम कम समय में आपका निपटा पाएँ चीज़ों को जल्दी। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।